नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी इनकम अभी स्टार्ट हुई है, चाहे वो बिजनेस से हो या फिर सैलरी से हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है कि सेविंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। क्या हम पीपीएफ, एनपीएस, आरडी, एफडी के अंदर जाना चाहिए या फिर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर आपकी उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपलसरी पार्ट से, मतलब वो पार्ट जो हमें इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट या सेविंग से पहले करना है, यानी कि जो हमारा कंपलसरी है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। इस कंपलसरी पार्ट को मैंने दो सब पार्ट में डिवाइड करा है। वो है आपका इमरजेंसी फ़ंड और दूसरा है आपका इंश्योरेंस। सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड को समझते हैं दोस्तों। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब होता है कि आप जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रेंट है या फिर राशन का एक्सपेंस है, या अगर बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस है, इस तरीके का कोई भी अगर आपका एक्सपेंस है, कोई बिल वगैरह है, तो उसका हमें एक पर्टिकुलर प्रोविज़न रखना होता है। उसी को हम इमरजेंसी फंड्स बोलते हैं। अब ये इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए, तो जो भी मैंने आपको भी एक्सपेंसेस गिनाए या आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका कम से कम 4 से 5 गुना आपको इमरजेंसी फ़ंड के रूप में आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो कोविड-19 जब हुआ था उस टाइम पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी। जिसके पास ये इमरजेंसी फ़ंड नहीं था उन्होंने बहुत सफ़र किया इस टाइम पे। तो इसीलिए सबसे पहला जो काम हमें क्या करना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका प्रोविजनिंग करनी है। 4 से 5 गुना उनका आपको एक इमरजेंसी फ़ंड के रूप में आपको रखना पड़ेगा। तो ये बात हो गई इसकी इमरजेंसी फ़ंड की। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस को हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमारे देश में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल जो इंश्योरेंसेस हैं उसके अंदर हमने सेविंग को और इंश्योरेंस को मिक्सअप कर दिया है। और बेसिकली ना तो हमें इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल पा रहा है, ना हमें सेविंग का फ़ायदा इसके अंदर मिल पा रहा है। तो इंश्योरेंस जो होना चाहिए वो हमारा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सिर्फ हमें इंश्योरेंस जो करवाना चाहिए वो टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्योंकि यही एक्चुअल हमारा इंश्योरेंस होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमारा काफ़ी कम प्रीमियम जाता है और काफ़ी जो बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा कॉर्पस हमें इसके अंदर जो डिपेंडेंट है, इंश्योर्ड का जो डिपेंडेंट है उसको मिल जाता है। तो एक्चुअल इंश्योरेंस जो हमारा होता है वो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस होता है। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। कोविड-19 के टाइम पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी पता लगी गई होगी। जिसके भी घर में ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई है उसको बहुत दिक्कत हुई होगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस उसके बढ़ गए होंगे। इसीलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारा एक कंपलसरी पार्ट है। तो ये हो गए हमारे कंपलसरी पार्ट जो सेविंग से भी हमें पहले करने ज़रूरी हैं। चलिए अब चलते हैं सेविंग के ऊपर कि हम किस तरीके से सेव करें, किस किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो अपनी इनकम है उसका कितने परसेंट सेव करना चाहिए। तो आइडियली हमें अपनी इनकम का 15 से 20% तक हम सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की इनकम 50,000 है तो उसका अगर मैं 20% करूं तो आप अपनी सेविंग 10,000 तक पर मंथ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमें कितनी सेविंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेविंग करनी चाहिए और कितनी कितनी करनी चाहिए। तो मैंने इनको दो बेसिकली कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारी है जो ज़्यादा रिस्की है लेकिन ज़्यादा रिटर्न देती है, वो आपको पता होगा। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो हैं हमारे म्यूचुअल फंड हैं या शेयर्स के अंदर डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज़्यादा रिस्की होती हैं लेकिन वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल जो सेविंग के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि पीपीएफ है, आरडी है, एफडी, गोल्ड, एनएससी एटसेट्रा, तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी लेस रिस्क हैं लेकिन इनके अंदर जो रिटर्न भी मिलता है वो भी कम मिलता है। लेकिन अब इशू ये आएगा कि हम जो रिस्की एसेट है उनके अंदर कितना डालें पैसा, और जो हमारा जो कम रिस्की है उसके अंदर कितना पैसा डालें। तो उसके लिए हमारा रूल ऑफ 100 है जो काफ़ी सिंपल है। जो भी आपकी एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एज है 25 साल,
तो आप 100 में से वो 25 घटा देंगे तो 75 आएगा। तो आप 75 जो परसेंट है वो आप रिस्की एसेट के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड या इससे जो रिलेटेड और भी एसेट हैं जो रिस्की हैं उनके अंदर आप लगा सकते हैं। और जो 25% भाग है, 25% जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप लेस रिस्की के अंदर लगा सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो आप 7,500 रुपये आप म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आपकी एज 25 साल है, और 2,500 रुपये आप जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल है तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर 7,000 और इसके अंदर 3,000 रुपये आप ऐसे लगा सकते हैं। इसको ऐसे हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक सेविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कितना परसेंट अपने सैलरी का सेव करना चाहिए, कितना परसेंट हमें रिस्क एसेट के अंदर और कितना परसेंट हमें नॉन रिस्क एसेट के अंदर लगाना चाहिए। तो चलते हैं अब लास्ट स्लाइड के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने जो भी हमारी पॉपुलर स्कीम है उनका रिटर्न लगाया है, उनका टेन्योर लगाया है, साथ साथ ये भी देखा है, ये भी हम लोगों ने देखने की कोशिश करी है कि उसका जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है वो क्या हो सकती हैं। तो जो भी हमारी पॉपुलर स्कीम्स हैं वो इस तरफ हैं और उनका जो रिटर्न है पर एनम का वो इस तरफ है, और साथ साथ जो टेन्योर है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ की यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। उसके ऊपर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है फ़िलहाल, ये जो हमारा डेटा है वो अक्टूबर 2020 का है। तो फ़िलहाल जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पीपीएफ के ऊपर वो 7.10 का है। इसका जो टेन्योर है यानी कि मिनिमम आपको 15 साल के लिए तो इसको रखना ही पड़ता है, उससे पहले आप इसको नहीं निकाल सकते। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की जो है डिडक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है। और ये जो पीपीएफ होता है ये हमारा फुली एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट भी इसके ऊपर जनरेट होता है उसके ऊपर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। ऐसे ही हमारा सुकन्या समृद्धि है जो कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, इसके अंदर हमें 7.6% है। और इसकी जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो 21 साल होता है, यानी कि अगर आपकी जो बच्ची की एज 21 साल हो गई है या फिर वो शादी के लायक हो गई है, उसकी जो उम्र है 18 से ऊपर हो गई है और आप उसकी मैरिज करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम 14 साल के लिए तो आपको पैसा डालना ही पड़ता है, और आपकी जो बच्ची की एज है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है 80C के अंडर, और साथ साथ इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल नहीं है, यानी कि ये भी पीपीएफ के जैसे हमारी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता। अब बात करते हैं हमारे ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी की यानी कि फिक्स डिपॉजिट की। इसके अंदर जो फ़िलहाल जो रेट चल रहा है वो हमारा 6 से 7% पर एनम का चल रहा है जो एवरेज रेट है। इसके अंदर हम चाहें तो 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक के टेन्योर के लिए कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, यानी कि हमारी इनकम के अंदर ये जुड़ता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। अगर मैं गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न देखूं तो उसने पिछले 10 सालों के अंदर 8 से 9% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हमारा एक सेफ या लेस रिस्क हमारा सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है। टेन्योर का इसमें कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, साथ साथ टैक्स की भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं एनएससी की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, और किसान विकास पत्र की। दोनों को हमारा पोस्ट ऑफिस इश्यू करता है। एनएससी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.8 है, किसान विकास पत्र के अंदर 6.9 है। एनएससी का जो टेन्योर है 5 साल या 10 साल का होता है, और जो इसके अंदर जो हमारा टैक्स की जो रिबेट है वो 1.5 लाख की है सेक्शन 80C के अंडर। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो टैक्सेबल होता है, यानी कि हमारी टैक्सेबल इनकम के अंदर ये इंटरेस्ट जुड़ता है। अब किसान विकास पत्र के का टेन्योर देखते हैं जो कि होता है 10 साल 4 महीने, यानी कि ये करीब करीब 124 महीने का टेन्योर होता है, और इसके अंदर हमें 80C के अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। साथ साथ जो इसका इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं एनपीएस की, जो न्यू पेंशन सिस्टम है या नेशनल पेंशन सिस्टम है। इसने जो सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से वो स्टार्ट हुई है हमें और अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। इसका जो टेन्योर होता है यानी कि मैच्योरिटी होती है जब हम रिटायर होते हैं, यानी कि हमारे जो रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर, उसके बाद हमें मिलता है, और हमें फुली नहीं मिलता, हमें सिर्फ 60% तक हम विड्रॉ कर सकते हैं, जो बाकी
40% जो बचता है वो उससे हमें हमें कोई ना कोई एक एन्युटी प्लान खरीदना होता है जिससे हमें पेंशन मिलती है। जो 60% हम विड्रॉ करते हैं वो हमारा टैक्स फ्री होता है। और अगर मैं डिडक्शन के मामले में देखूं 80C के अंडर, तो हमें 1.5 लाख की तो डिडक्शन मिलती ही मिलती है, साथ साथ हमें एडिशनल 50,000 की भी डिडक्शन मिलती है NPS के अंडर। अब लास्ट में हम बात करते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का भी अगर हिस्टोरिकली मैं देखूं तो हमें 12 से 15% का मिनिमम रिटर्न मिलता है। हालांकि ये सबसे रिस्की है, इसके अंदर सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। और इसका जो टेन्योर है वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, चाहे तो आप 6 महीने, 1 साल या 10 साल, 20 साल, जितना आप टेन्योर चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की है लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला भी म्यूचुअल फंड्स ही है। और टैक्स का अगर मैं पार्ट देखूं तो इसके ज़्यादातर जो स्कीम इसके अंदर टैक्सेबल होती हैं, एक्सेप्ट जो ELSS होती है, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, जिसका जो लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अगर उसको छोड़ दें तो हमारे सारे के सारे म्यूचुअल फंड टैक्सेबल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि जिन्होंने अभी अभी इनकम जिनकी स्टार्ट हुई है, चाहे वो बिज़नेस से हो या फिर सैलरी से हो, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा वो चीज़ है कंपलसरी जो उनके लिए है, जो उनको जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड है और इंश्योरेंस है, उनको वो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ मैंने आपको सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, उनको भी समझाने की कोशिश करी। लास्ट में मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया कि जो भी जितने भी हमारे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है सेविंग के, उनका कितना रिटर्न है, कितना हमारा टेन्योर है, साथ साथ टैक्स की क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो मैंने सारा इस वीडियो के अंदर समअप करने की कोशिश करी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।